अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ आई में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शराजी। नॉर्मली नाज़रीन इस शो की मेज़बानी अफसल कोमल साहबा करती हैं, लेकिन आज कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से इस शो की मेज़बानी मुझे करनी है। नाज़रीन, सबसे पहले हम ज़िक्र करेंगे आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात का। गोया कि 16 माह की PDM की सरकार में एक इत्तेहादी पीपल्स पार्टी, जिन्होंने इस वक्त नून लीग को हद पे तनकीद बनाया हुआ है, तो दूसरे जो इत्तेहादी हैं वो उनके साथ बैठ के सीट एडजस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। और यहाँ तक भी कहा गया है कि मुमकिन तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब अगली पार्लियामान में मुश्तरका सदारती उम्मीदवार भी हो सकते हैं। और दूसरी जानब हम देखते हैं नाज़रीन के इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियाँ कर ली हैं, लेकिन पहले तो सिर्फ MQM पाकिस्तान इनके ऊपर एतराज़ कर रही थी, लेकिन अब सिंध से मुस्लिम लीग नून ने भी, उनके सदर ने भी जो नई हल्का बंदियाँ और बिलखसूस जो लाड़काना में नई हल्का बंदियाँ की गई उनके ऊपर शदीद एतराज़ात किए हैं और गोया के इलेक्शन कमीशन पे जानबदारी का इल्ज़ाम लगाया है। और नाज़रीन, अगर हम देखें तो अब कोई 15 या 16 दिसंबर को मुमकिन तौर पे इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो सकता है, लेकिन इस दौरान अगरचे जाने वाली PDM की सरकार ने जो आइंदा इंतखाबात के लिए फ़ंड्स की मंजूरी है वो दे दी थी, लेकिन आज भी सेक्रेटरी ख़जाना को बुलाया गया इलेक्शन कमीशन में और उनसे कहा गया है कि अगले 2 रोज़ में फ़ंड्स का इजरा को यकीनी बनाया जाए। अभी तक के फ़ंड्स क्यों जारी नहीं हो रहे। और साथ में सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि कोई 17 दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में हम कह सकते हैं या पटिशन्स आ चुकी हैं, जिनमें सिक्योरिटी की वजूहात बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि इलेक्शन को इल्तवा में डाला जाए, गोया कि 8 फरवरी के इंतखाबात को इल्तवा में डाला जाए। ये कितनी सीरियस बात है और क्या इन मामलात को टेकअप किया जाए? अगर किया जाता है तो जो ग्राउंड्स ली गई हैं, हमने देखा है कि इससे पहले जब खैर पख्तूनख्वा में और पंजाब में असम्बलियाँ तहलील की गई थी और उसके बाद जब उस वक्त की हुकूमत से ये पूछा गया तो 2 वजूहात बयान की गई थी। एक तो फ़ंड्स की अदम दस्तियाबी और दूसरा ये कहा गया था कि क्योंकि मुल्क में एक दहशत गर्दी की नई लहर चल रही है, लिहाजा मुसल्लह अफवाज इलेक्शन के लिए खदमात अंजाम देने के लिए मुयस्सर नहीं है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है और डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद एक ऑनरेबल पैनल। मुझे ज्वाइन किया है बयाल अज़हर कियानी साहब ने, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। उनके साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं अतर काज़मी, आप सीनियर तजज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, और पीपल्स पार्टी से सेनेटर निसार खोड़ो साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तमाम शुरका के शुक्रिया के साथ सबसे पहले तो मैं बिलाल साहब आप ही की तरफ आऊँगा। आज की मुलाकात क्या कहेंगे? सीट एडजस्टमेंट JUFA के साथ लगता तो नहीं है कि शायद मुस्लिम लीग नून की ये ज़रूरत है, लेकिन PDM में क्योंकि दोनों जमातें इकट्ठी रही हैं और साथ में 16 माह की हुकूमत में भी, तो ये अरेंजमेंट्स किस बुनियाद पर, क्या मौलाना फजल रहमान साहब को कहा यह जा रहा है कि अगली पार्लियामान में सदारती उम्मीदवार के तौर पे भी कहीं उस पर भी सोच विचार हो रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में मुझे आज शामिल करने के लिए। देखिए इफ्तिखार साहब, आज की मुलाकात जो है ये एक, जैसे कि आपने कहा, हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान ये मुलाकात हुई। और आपको याद होगा कि कुछ ही देर पहले, हफ्ता 10 दिन गालिबन मेरे ख्याल से हुए हैं जी, तो उस टाइम पे हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मौलाना साहब से मिलने इस्लामाबाद में भी उनकी मौलाना साहब की रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई थी। और आज उसी मुलाकात के तसलसल में मौलाना साहब आज हमारे पार्टी हेडकोार्टर्स में मॉडल टाउन में इधर लाहौर आए जी। तो देखिए, ये इंतखाबात के दौरान जो है ये बात एक नॉर्मल बात है। JUI के साथ हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आपने पिछले इलेक्शंस में, पिछली हुकूमत में भी देखा है कि एक ख़ास तौर पे हमारे कायद नवाज शरीफ साहब और मौलाना साहब के दरमियान एक एहतराम का रिश्ता भी है, और पार्टीज़ भी इन द पास्ट भी सियासी
मामलात में जहाँ पे कोई ताउन मुमकिन हुआ है तो वो करती आई है। तो जो इंतखाबात हो रहे हैं उसके मुतालिक मुशावरत भी हुई, बातचीत भी होती है जी, और जो जहाँ पे सियासी ताउन मुमकिन हो सकता है उस उन पॉसिबिलिटीज़ पे भी कयानी साहब, इनफैक्ट नून लीग के कायदीन जहांगीर तरीन साहब की भी बड़ी तारीफ करते रहे हैं, तो क्या IPP के साथ भी कोई गुफ्तगू शनीद होने जा रही है, उनके साथ भी कोई सीट एडजस्टमेंट हो सकती है? जी देखिए, मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है जी, मगर देखिए मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज भी हमारे इधर पार्टी हेडकोार्टर्स में कायद नवाज शरीफ साहब ने ख़ुद रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के जो उम्मीदवार थे उनके इंटरव्यूज़ किए। आपने देखा कि हफ्ते के दिन उनने सरगोदा डिवीज़न के इंटरव्यूज़ किए थे, कल मज़ीद कैंडिडेट्स के होंगे। तो हमारा तो जी हर सीट के ऊपर मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं, और कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका एक मयार भी है और मेरिट के ऊपर उनकी आवाम में एक पज़ीराई भी है। तो हम तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो उल्टा अभी मसला ये है कि कौन सा सबसे मौजूद उम्मीदवार, सबसे ज़्यादा मौजूद उम्मीदवार कौन है, हम उसे चूज़ करें। हमारा फोकस अपने हलकों पे ख़ुद इलेक्शन लड़ने का है। हाँ, कंस्टिट्यूंसी वाइज या रीजन वाइज कहीं ना कहीं कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है जो कि हमारे लिए एडवांटेजेस हो, तो वो यकीनन उस तरह की पॉसिबल की जा सकती हैं या की जाएंगी। मगर बुनियादी फोकस हमारा यही है कि हम मैक्सिमम सीट्स के ऊपर अपने कैंडिडेट्स इंशाल्लाह खड़े भी करेंगे और इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। और सियासी जो एक इलेक्शंस के दौरान एक अमल होता है उसमें सियासी जमातों के साथ, सियासी लीडर्स के साथ जहाँ पे भी मुशावरत मुफीद है तो वहाँ पे वो होगी जी इंशाल्लाह। अतर, क्या वजूहात आपको लगती हैं कि 16 माह एक साथ बैठने के बाद एक दूसरे की तारीफ़ें कर रहे थे, अब इलेक्शन मोड में गए हैं तो ऑल ऑफ अ सडन बिलावल साहब? बहुत शुक्रिया शराजी साहब। देखिए, ऑब्वियसली इलेक्शन लड़ना है और हर किसी ने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा अवामी मैंडेट हासिल कर सकें। तो अगर वो दोनों ये कहेंगे कि मैं भी वही चीज ऑफर कर रहा हूं जो नून लीग ऑफर कर रही है, या नून लीग ये कहेगी कि हम भी वही चीज ऑफर कर रहे हैं जो बिलावल साहब या जरदारी साहब कर रहे हैं, तो फिर तो वो पर्पस ही किल हो जाएगा। फिर लोग कहेंगे कि चले हम किसी को भी वोट दे देते हैं। तो दोनों जमातों ने ये तो जाहिर करना है कि मेरा हमारा जो मंशूर है, हमारी जो सियासत है वो दूसरों से मुख्तलिफ है। तो बुनियादी चीज तो ये है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि माजी करीब के अंदर ये करीबी इत्तेहादी थे। अब जो जिन लोगों ने इनको वोट देना है उन्होंने ये देखना है कि दोनों ने मिलकर हुकूमत कैसे की। तो बुनियादी चीज मुझे यही लग रही है कि ये इलेक्शंस की वजह से एक दूसरे के ऊपर तनकीद हो रही है। मुझे कोई बहुत ज्यादा, जिसे आप कहते हैं ना कि माजी में जिस तरह 90s में दोनों जमातों में इख्तलाफ था और एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयां भी होती थी, एक दूसरे के ऊपर मुकदमात भी होते थे, उस नहज पे मुझे चीजें जाती हुई लग नहीं रही। लेकिन एक तो ये भी जानना चाहूँगा कि क्या लोग इस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे? शायद उनका कोशिश ये होगी कि PTI शायद मैदान में उस तरह नज़र नहीं आ रही, और जो वो वोटर के जो एंटी PTI पीपल नून लीग है और साथ में कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़, उसको अटैक किया जाए, उसको अपनी तरफ एक तरह से अटैक करने के हवाले से आपको लगता है कि स्ट्रेटजी हो सकती है? अगर ऐसी है भी सही तो फिर जरदारी साहब तो सेम पेज पे नज़र नहीं आ रहे हैं बिलावल के साथ। देखिए, वो क्या इस तरह की किसी बात से आप किसी तीसरी जमात का वोटर उसको अपनी तरफ माइल कर लेंगे, वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो तो देखें कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। जहां तक जरदारी साहब का ताल्लुक है, जरदारी साहब सिंध में अपना मैंडेट को सिक्योर करना चाहते हैं। उनको पता है कि हमारे लिए मजीद मुश्किलात हो सकती हैं सिंध के अंदर। अब आपने देखा कि आज ही MQM ने जिस किस्म की बात की कि जनाब तकसीम तो पहले ही हो चुकी है सिंध के अंदर, आपके दही सिंध में और शहरी सिंध में तकसीम है। तो ये वो सारी चीजें जिसका सियासी नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हो सकता है अगर इस तरह की बहस आगे चलती है। तो मेरे ख्याल में जरदारी साहब सिंध के हद तक अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ जो अगली आप सदर का ओहदा है उसमें भी उनकी ख्वाहिश होगी कि नून लीग के साथ भी मिलकर चला जाए और दीगर इत्तेहादियों के साथ, और जरदारी साहब को अगर सदर बनाया जाता है तो उनको भी उसके ऊपर एतराज नहीं होगा। मुनासिब पॉइंट टेकन जी। मैं चाहूँगा कि निसार खोड़ो साहब को भी शरीक गुफ्तगू करें। खोड़ो साहब, इनफैक्ट पहले हम कहते थे कि नून लीग का ये वतीरा है कि गुड कॉप बैड कॉप, लेकिन अब तो लगता है पीपल्स पार्टी भी उसी राह पे चल पड़ी है। जो खराबियाँ, जो लाडलापन बिलावल साहब को नज़र आता है मियाँ नवाज शरीफ साहब को लेके, वो जरदारी साहब को तो नज़र नहीं आ रहा। और उल्टा अब तो हमें ये भी सुनने को मिल रहा है नून लीग की जानिब से कि जो नई हल्का बंदियाँ हुई हैं
उसमें लाड़काना में बिलखसूस पीपल्स पार्टी को फेवर देने के लिए ऐसी हल्का बंदियाँ की गई हैं। तो क्या कहेंगे सर, इस तनकीद से हासिल क्या करना चाह रहे हैं बिलावल साहब? 16 माह की हुकूमत में इत्तेहादी ऑल ऑफ सडन अब उनके निशाने पे नून लीग है, और साथ में जो आज एतराज़ उठाया है मुस्लिम लीग नून के सदर ने कि जो लाड़काना में बिलखसूस हल्का बंदियाँ हुई हैं वो खालिसतन पीपल्स पार्टी को फेवर देने के लिए ऐसा किया गया है। देखें जनाब, ये इलेक्शन में पहली दफा तो नहीं है। 2002 में जनरल मुशर्रफ ने लाड़काना का ही मिसाल मैं तो बता रहा हूं, एक सिर्फ शहर की यूं गोल में एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी था उसको तोड़ फोड़ कर दिया। कोई इधर से एक तहसील से लेके तीसरी तहसील तक, कोई एक तहसील से लेके दूसरी तहसील तक ये तोड़ दिया गया था। हम नहीं थे, उसके बाद भी इलेक्शन होती रही, हम जीतते रहे, उसके बाद भी इलेक्शन होती रही, हम जीतते रहे। सिर्फ 2018 में ऐसा हुआ, 2018 में ऐसा हुआ कि एक सीट लाड़काना के शहर वाली हार गए। फिर कभी पिछली इलेक्शनों में भी ऐसा नहीं है कि हम एक दो सीटें नहीं हारे थे, कभी रतोदेरो की हारी थी, कभी डोकरी की हारी थी। इसमें पॉपुलेशन बुनियाद पर कॉन्स्टिट्यूंसियां बनती हैं, हल्का बंदियां बनती हैं। उसको इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा था कि जी हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर क्रॉस करना पड़ा तो भी हम करेंगे कि कम से कम इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो पॉपुलेशन की हर एक में। अब अगर इसमें कोई हल्का बड़ा था, कोई हल्का छोटा था, अगर उसकी चेंजेस करके इलेक्शन कमीशन ने बनाई है तो उसका कसूर, हमारा क्या कसूर उसमें? हमने कौन सा कहा कि जी ऐसा करो, कर दिया। एतराज करने का तो किसी का भी हक है, एतराज करने से तो आप नहीं रोकेंगे ना। एतराज किया, हो सकता है एतराज माना गया, थोड़ी बहुत चेंज हुई, लेकिन भाई अगर दूसरे भी हैं तो जीडीए मशहूर है तो इसी तरह से पीपल्स पार्टी भी मशहूर है। तीर तो हर जगह है, बेनजीर का नाम तो हर जगह होगा, भुट्टो साहब का नाम तो हर जगह होगा, बिलावल साहब की लीडरशिप तो हर जगह होगी, तो इसमें तनकीद करने की क्या जवाब है? पता नहीं पंजाब में क्या हुआ। लेकिन जो सर आपकी जाने में तनकीद नून लीग की क़यादत पे हो रही है सर, उसका भी तो लगता है कि जवाब नहीं है ना फिर। अब बाबा सुनो मेरी बात, साईं मेरी बात सुनो। ये हमारे सिंध में हुआ है कि अर्बन सेंटर्स को ज्यादा सीटें मिल गई और रूरल एरियाज में 4 इजला में खत्म गई हैं सीटें। शिकारपुर में खत्म हुई, सांगड़ में खत्म हुई, खैरपुर में खत्म हुई, ठट्टा में खत्म हुई, हमारी 4 सीटें काटी गई हैं। इस इलेक्शन कमीशन जिस पे हम पर इल्जाम लगता है कि इलेक्शन कमीशन हमारे जेब में पड़ी है, उसके होते हुए हमारी तो 4 सीटें उस रूरल एरिया से कम हुई हैं। कियानी साहब, इनफैक्ट आपकी तरफ आऊँगा मैं और जानने की कोशिश ये करेंगे जी, ये जो इन्फ्लेशन और बाकी मामला जो पीडीएम की 16 माह की सरकार के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम है, और कहा जाता था कि जी तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाने के पीछे नुक्ता यही था कि शायद आप बड़े तजर्बाकार लोग हैं और चीज़ों को ठीक कर देंगे। आप सिर्फ बाकी लोग तनकीद नहीं कर रहे, बल्कि आपकी पार्टी के अंदर से भी आज जो दानियाल अजीज़ साहब का कहना है, उन्होंने तो कहा है कि जी बिल्कुल यही हुकूमत थी जो महंगाई की जिम्मेदार थी, मीडिया पॉलिसी भी कोई नहीं थी, बड़े बेढंगे तरीके से हुकूमत चलाई गई। क्या कहेंगे सर, ये अगर चलाना देखिए सबसे पहले टिकटों के इजरा पे कोई झगड़ा था? जी देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि आवाम अच्छी तरह जानती है कि इस मुल्क में महंगाई किसकी वजह से हुई और किसने आके इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, और इस मुल्क को जिस मुआशी तबाही के नहज पे, मुआशी तबाही के बाद एक डिफ़ॉल्ट के नहज पे जो पहुंचाया था, वो किस हुकूमत ने पहुंचाया था और कौन सी वो हुकूमत थी जो 2018 से 22 तक मुसल्लत रही और जिसने तबाही फेरी, और कौन सी आपकी बात सच मान भी लें, दानियाल साहब नहीं मान रहे। नहीं, अब आपने पहले, मैं आपके सवाल दो सवालात के 2 हिस्से थे, मैं दूसरे पे भी पूरा जवाब दूंगा जी, और वहाँ पे जवाब बनता है। देखिए दूसरी बात यह है कि आवाम जानती है कि अगर ये 16 माह के अंदर ना डिफ़ॉल्ट अवर्ट किया गया होता, पिछली हुकूमत का चलाया हुआ, उससे पिछली हुकूमत का चलाया हुआ IMF प्रोग्राम जो ख़ुद उनने सबूताज किया, ख़ुद उसको आवाम को डिफ़ॉल्ट की तरफ मुल्क को धकेला, अगर वो ना प्रोग्राम रिवाइव किया गया होता और 16 माह की हुकूमत के जाते वक्त ये $3 अरब का 9 माह का स्टैंड बाई अरेंजमेंट IMF के साथ ना होता, तो आज यहाँ पर श्रीलंका वाले हालात होते
जहाँ पे कीमतें भी कई गुना अभी से भी ज़्यादा होती। ये नहीं है कि महंगाई आज नहीं है, मगर और यकीनन इस महंगाई को हम सब ने इज्तिमाई तौर पे आगे टैकल करना है, मुआशी बेहतरी लाके कि कम हो, मगर खुदा न खास्ता इससे बहुत ज़्यादा ख़राब हालात हो सकते थे। कीमतें पीछे रह जाती, बुनियादी अशिया की किल्लत हो जाती, पेट्रोल, डीज़ल, दवाइयाँ, ये चीज़ें, ये हालात श्रीलंका में हुए हैं जहाँ पे 5-5 दिन कतारों में लोगों ने लग के 5-10 लीटर पेट्रोल अपनी गाड़ियों के लिए लिया है, जहाँ पे 2-2 3-3 दिन ख़वातीन और बुज़ुर्गों को कतारों में लग के कुकिंग गैस लेनी पड़ी थी, जहाँ पे बिल्कुल दुनिया के फाइनेंशियल निज़ाम से श्रीलंका मुनक़ता हो गया था। तो ये देखिए, ये चीज़ें, ये सिचुएशन थी जब हमने गवर्नमेंट अस्यूम की। और आवाम ये भी जानती है कि 90 की दहाई में, चाहे वो 90 से 93 की हुकूमत हो, 97 से 99 की हुकूमत हो, और 2013 से 18 की हुकूमत हो, कि इस मुल्क में किसने मईशत खोली, किसने इस मुल्क में इकनॉमिक रिफॉर्म्स लाया, किसने इस मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, किसने इस मुल्क को बिजली फराम की, किसने इस मुल्क को GDP ग्रोथ फराम की, किसने इस मुल्क में गुर्बत की कमी की और रोज़गार फराम की। तो देखिए ये चीज़ें जी अब मैं आ रहा हूँ जी। देखिए, तो दूसरी बात यह कि ये इसका फैसला आवाम 8 फरवरी को करेगी, और हम इंशाल्लाह पुरुम्मीद हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे और मुल्क को वापस उस इकोनॉमिक ट्रैक पे लेके जाएंगे जहाँ पे 2017 में मुल्क को छोड़ा था, जहाँ पे आपकी सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ आप जा रहे थे, एक्सपोर्ट्स के इजाफे की तरफ जा रहे थे, ताकि आपको बार बार IMF की तरफ ना जाना पड़े, और हमारे जो स्ट्रक्चरल मसाइल हैं मईशत के, उनके मुस्तकिल हल के लिए। अब जहाँ तक दानियाल साहब की बात है, देखिए उनको पार्टी ने एक शो कॉज नोटिस इशू कर दिया, नहायत ही अनरीजनेबल और गलत गुफ्तगू की है जी उन्होंने। वो उनकी मर्जी, अगर वो करना चाहते हैं, पार्टी ने इसलिए उनको शो कॉज नोटिस इशू किया है। कोई रीजन तो पता चली होगी ना, कोई वजूहात तो होंगी ना। देखिए, वो वजूहात वो खुद ही चाहते हैं, अगर वो कोई किसी किस्म की शोहरत या अटेंशन चाहते हैं, वो उसकी मर्जी है जी। मैं इस पर कॉमेंट ज़्यादा नहीं करना चाहता, पार्टी उनको खुद करेगी। मगर देखिए, दानियाल साहब अब अगर समझ रहे हैं, अगर उनके आम तौर पे अगर उनका कोई मसला है, कोई नारोवाल का मसला है, तो यहाँ पे देखिए आजकल हमारे यहाँ, जैसे मैं आपसे कहा कि इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो जिसने जो अपना मौक़िफ़ पेश करना होता है वो आके यहाँ पे करता है। लोगों के इख्तलाफात भी होते हैं, लोगों के इश्यूज़ भी होते हैं, मगर अगर ऐसी ही कोई बात उनकी वजह बनी है कि उनका कोई ज़ाती सियासी मफाद है जिसके पीछे वो ये कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये तो इट इज़ नॉट बिफिटिंग ऑफ अ पॉलिटिकल वर्कर एंड मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जिसके भी इख्तलाफात होते हैं उसको एड्रेस करने का पार्टी के फोरम्स होते हैं, उसका तरीका होता है। उसका मतलब ये नहीं होता जिस तरह ये बातें कर रहे हैं। तो बहरहाल मेरा ख्याल है इन एनी केस उनकी इन बातों को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए, चूँकि उनको अपने सियासी जब मफादात का वक्त आया तो उस टाइम पे ऐसी बातें शुरू कर देने में कोई वज़न भी नहीं होता, ना उनको ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए जी ऐसी बातों को। बाकी हमारी जमात अपना काम जारी रखेगी जी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि भरपूर कैंपेन होगी। हमारे इंटरव्यूज़ का सिलसिला जब ख़त्म होगा, नवाज शरीफ साहब जिस तरह पार्टी के एक एक कैंडिडेट को खुद इंटरव्यू कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में हमारे कैंडिडेट्स हैं, इसी तरह नवाज शरीफ साहब ही फैसले करेंगे। हमारी पार्लिमानी बोर्ड की सदारत करते हुए पार्लिमानी बोर्ड फैसले करेगा नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, और आगे नवाज शरीफ साहब को और हमारी पार्टी को आप कैंपेन करते हुए देखेंगे, आवाम के सामने अपना मुकदमा रखते हुए देखेंगे। तो हमारा यही बुनियादी फोकस है और आगे रहेगा भी जी 8 फरवरी तक इंशाल्लाह। मुनासिब। लेकिन अतर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जी लोगों के खुद इंटरव्यूज़ कर रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, एक सवाल उनसे ये भी किया जाता है कि पार्टी से आपकी वाबस्तगी कितनी है। तो अगर इस सवाल को लेकर मैं आपके पास आऊँ और मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में ये सवाल करूँ, क्योंकि इससे पहले जब 99 में कू हुआ तो उसके बाद 10 साल जलावतनी में चले गए, पार्टी को छोड़ गए, अब भी 4 साल लंदन में बैठने के बाद वापस आए हैं, तो अगर उनसे ये सवाल किया जाए तो आपको क्या ख्याल है, उनको कितने मार्क्स मिलने चाहिए? देखिए, आप उनके सियासी मुखालफिन तो इसके ऊपर काफी तनकीद कर सकते हैं, और हकायक जिस तरह आपने भी बताया कि बहुत सारा अरसा उन्होंने मुल्क से बाहर गुजारा, लेकिन जमीनी हकायक ये है शराजी साहब के नून लीग जो है वो नवाज शरीफ साहब हैं और नवाज शरीफ साहब नून लीग है। पार्टी का जितना भी वोट बैंक है, ये सारे बड़े बड़े रहनुमा इधर इसी मुल्क में थे, ये इंतजार करते रहे कि मियाँ साहब आएंगे तो पार्टी दोबारा मुतहरिक होगी। तो उनका जितना भी वोट बैंक है, ये बहस हो सकती है कि वोट बैंक कम हुआ या ज्यादा हुआ, लेकिन मियाँ साहब ही नून लीग है, जिसको वो सपोर्ट करेंगे वही पार्टी के अंदर भी एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं आगे बढ़ेगा।
उनकी जो सियासत है, उस जमात की जो सियासत है और उसका जो वोटर सपोर्टर है, वो भी उन्हीं को सपोर्ट करेंगे जिनको मियां साहब सपोर्ट करेंगे। अब जहां तक दानियाल अजीज साहब का ताल्लुक है, वो भी जमात के एक सीनियर रुकन है, माजी में आपको पता है इंपॉर्टेंट ओहदों पे भी रह चुके हैं, हुकूमत में भी। फिर जो बड़ी सियासी जमातें होती हैं, उनके अंदर ये इश्यूज होते हैं, इख्तलाफ होते हैं, हल्के की लेवल के ऊपर हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हमारा बंदा कोई आगे आ जाए। दीगर जमातों में भी हमने देखा, ये जो परवेज खटक साहब हैं, जो जिन्होंने इस वक्त एक नई जमात बना ली है, इनके ऊपर सबसे बड़ा इतराज क्या होता था? इन्होंने सारे अपने खानदान के लोगों को एडजस्ट करवा दिया था, तो उसके ऊपर फिर पार्टी के अंदर से भी इतराज उठता था। तो ये एक अनफॉर्चुनेट साइड है हमारी सियासत की कि जहां पे जाती मफादात के ऊपर आके लेकिन एक दूसरे से मफादात टकराते हैं, फिर तनकीद भी होती है। लेकिन मियां साहब को आप नून लीग की सियासत से लेकिन अलग नहीं कर लेकिन सकते। मियां साहब ही नून लीग हैं और नून लीग ही मियां साहब है। इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अतर आपको लगता नहीं कि अगर इन्फ्लेशन को लेके कहें कि पीडीएम की सरकार भी कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार है, तो आपको लगता है कि ये भी एक ऐसा स्टेटमेंट है कि जो बेबुनियाद है, गैर जिम्मेदाराना है और गुस्से में दिया गया, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये फैक्ट बेस्ड है? नहीं, वो तो सब फैक्ट्स तो सामने है ना शिराजी साहब, उसमें ना आपको कोई सर्वे कराने की जरूरत है, ना आपको कोई फिगर्स चाहिए। आवाम इसी मुल्क में थी 16 महीने, वो जाती थी ग्रोसरी की दुकान पे और एक हफ्ता नहीं, हर दूसरे दिन जो दूध अंडे उसकी कीमत में कितना इजाफा होता था या कितनी कमी होती थी, पेट्रोल कितने का था जब वो आए, जब वो गए तो कितने का था। ये सारी वो चीजें हैं जिसके लिए दानियाल अजीज साहब को बताने की जरूरत नहीं है, कौम को वैसे ही पता है। और यही वजह है कि खुद जो जमातें हैं, इवन के नून लीग, वो ये नहीं कह रही कि हम 16 महीने की कारकर्दगी पे इलेक्शन लड़ेंगे। वो मियां साहब की कारकर्दगी का जिक्र करते हैं कि 2013 से 18 तक जो सही, कारकर्दगी थी, उसके ऊपर हमने इलेक्शन लड़ना है। तो उस दानियाल पर अजीज इलेक्शन साहब लड़ा की जाए। बात से तो कोई भी इख्तलाफ नहीं कर सकता। ये तो खुद इनका जो इस सही, वक्त सियासी बयानिया है, वो उसको सपोर्ट करता है। पॉइंट टेकन जी। खोड़ो साहब, इनफैक्ट आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया, तो जो बुनियादी सवाल मैंने एक मियां बिलावल साहब की तनकीद को लेकर किया था, नून लीग का कहना यह है कि 15 बरस से पीपल्स पार्टी सिंध में बरस इक़्तिदार है, बट हालात ये हैं कि सिर्फ कराची का कचरा उठाया नहीं जाता। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब पे तनकीद हो रही है, तो कोई क्या कहेंगे सर? को कहते हैं ना कि पहले घर को देखें कि वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस क्या है, उसके बाद किसी और की परफॉर्मेंस पे आप कोई क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। सर जी, मुझे तो आपने मौका दे दिया कहने का कि जो नवाज शरीफ साहब को उतारता है उनसे ही माफ़ी लेके मुल्क से बाहर चले जाते हैं। मुशर्रफ ने उनको उतारा, जेल में डाला, नवाज शरीफ ने दरख्वास्त की मुझे यहाँ इलाज नयसर नहीं है, मुझे जाने दिया जाए। वो अपनी फैमिली को लेके चले गए और मुशर्रफ ने कहा जाओ खुलासी करो। इमरान खान के टाइम में उसको सज़ा हुई और इमरान खान ने भी उनको जाने दिया, कोर्ट ने भी उनको जाने दे दिया। उनको सज़ा हुई थी लेकिन कोर्ट ने जाने दिया और फिर कोर्टों के सज़ा का कोई वैल्यू नहीं रहा। इमरान खान ने उसको रोका नहीं, ECL में उसको डाला नहीं और चले गए। अब मैं उसमें ये कहूँ कि हम तो मरते रहे इमरान खान की हुकूमत में, चिल्लाते रहे और हमारा लीडर था ही नहीं यहाँ मुल्क में, तो मैं इसको क्या कहूँ। उन्होंने कौन सा आवाम का ख्याल किया, उन्होंने कौन सा पंजाब का ख्याल किया, उन्होंने किसी पाकिस्तान का क्या ख्याल किया। हमारे पास जितने वसाइल हैं हम अब इस्तेमाल करते हैं आवाम के लिए, हम इस्तेमाल करते हैं हेल्थ की फैसिलिटीज़ के लिए, हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट को बेहतर कराने के लिए, हम इस्तेमाल करते हैं स्कूलों के लिए, रोडों को लिए, उन सब के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। आपका जो पंजाब है, अगर आप कहते हैं सिर्फ आप ही वहाँ हैं, सर, तो फिर बिलावल मुझे ये साहब खुद बताओ, फरमा देते कि मुझे भी पानी का टैंकर पैसों से लेना पड़ता है कराची में। मेरा जवाब सुन ले। अगर ऐसी बात है कि पंजाब में आपने बहुत शहद की दूध की नहरें बना दी है, तो फिर शहबाज शरीफ की गाड़ी पे पथराव क्यों होता है? जिससे पूछो, सर्वे में पूछो, तो सारे लोग इमरान खान को क्यों कहते हैं और नवाज लीग को क्यों बहुत नीचे दिखाते हैं। अगर आपने कुछ किया हुआ था तो अवाम का रद्दमल ये तो ना होता, आपको ये तो ना करना पड़ता कि जी इलेक्शन के लिए टिकटों की जो डेडलाइन थी उसको आप बैठ के एक्सटेंड करते रहे। आपके पास भी तो तकालीफ हैं, आपके पार्टी के अंदर भी इख्तिलाफ राय तो हो सकता है और हुआ है। तो हम अपने हाल पे ज़रा खुश हैं। हम कहते हैं कि हमने ऐसा कर दिया। हमने पाकिस्तान को इंपोर्ट करता हुआ एक मुल्क था गंदम का,
हमने एक साल में उसको एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क अगर बना लिया तो हम उस पर खुश हैं। हमने अगर थर कोल में थर को इस्तेमाल करके, कोयले को इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा कामयाब मंसूबा तैयार करने में हो गए काम, जिसमें 2500 मेगावाट बिजली पाकिस्तान को फराहम कर रहा है। वो थर जहां लोग देखते नहीं थे, जहां बड़ा कहते थे ये कौन है, अब वो थर हमने डेवलप किया और सारे मुल्क की मदद कर रहा है वो। अगर ये हमारी बातें हैं तो हम हैं, लोग इनको महसूस करते हैं, लोग हमारी जमहूरियत को भी महसूस करते हैं, हमारी आइन की हिफाजत को भी महसूस करते हैं, हमारी जुर्रत को भी कहते हैं। हमारी फांसियां भी उनके दिल में से नहीं निकलेंगी। हमारे लिए जो गोलियां हमें मिली वो भी किसी से नहीं मिले। हम पाकिस्तान के अवाम को अकेला छोड़ के भागे नहीं। हम बाद में ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक सर, आते हैं वापस। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। क्यानी साहब आपकी तरफ आऊँगा सर। पीडीएम की सरकार जाते जाते आखिरी बजट में इलेक्शन के लिए फंड्स एलोकेशन करके गई थी सर, लेकिन अब तो सेक्रेटरी खजाना को इलेक्शन कमीशन बुलाया जाता है, पूछा जा रहा है कि कब फंड्स देंगे, बताया जा रहा है कि शायद फंड्स दस्तयाब नहीं है। सर कितनी परेशान कुन बात है। और अगरचे राना सनाउल्लाह साहब तो अब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स हैं, ऑर्डर्स हैं, इलेक्शन आगे नहीं जा सकते, लेकिन अगर यही वजूहत जो माजी में हमने देखी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के हवाले से कि यही दो वजूहत बयान की गई थी, एक तो लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा फंड्स की अदम दस्तयाबी, क्या कहेंगे सर, फंड्स मिलने जा रहे हैं कि नहीं? देखिए पिछले जिन इलेक्शंस, जो पिछले साल की जो डेट थी या अर्लियर दिस ईयर जिस डेट की आप बात कर रहे हैं, वो तो बुनियादी तौर पे एक 4-3 का और 3-2 के फैसले के डिसएग्रीमेंट की बात थी और एक मखसूस बेंच सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसले को बुलडोज़ करने की कोशिश कर रहा था। मगर देखिए उससे पहले मैं ज़रा जो निसार खूड़ो साहब ने बात की है, मैं ज़रा उसको एड्रेस करना चाहूँगा, क्योंकि अब मैं भी जी कोई 1.5-2 माह से देख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने वो काम शुरू कर दिया है जो पीटीआई करती थी। और अगर बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला कर लिया है कि सियासत का तरीक़ाकार वही है जो इमरान खान का है, तो अल्लाह ही इनका हाफिज़ हो जी, क्योंकि उस शख्स ने तो इस मुल्क में तबाही फेरी है। और अगर वो समझते हैं कि इन्होंने भी वही काम करना है कि एक शख्स जो मुसल्लत रहा 4 साल, उसकी तकरीर में से अगर आप नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून पे तनकीद निकाल दें तो उसकी तकरीर में कोई कुछ रहता ही नहीं था। आजकल पीपल्स पार्टी का भी यही हाल होता जा रहा है और इनको अपनी बात करने से ज़्यादा मैंने अक्सर नोट किया है कि इनके दीगर जो टॉक शो के पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके मुंह से बिलावल या जरदारी का नाम कम और नवाज़ शरीफ का नाम ज़्यादा निकलता है। तो देखिए ये इनकी कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है। ये समझते हैं कि सियासत और इलेक्शंस के 1-2 माह के लिए इस तरह अचानक एक अजीब से यू टर्न्स दे के बात कर सकते हैं, तो इनकी गलत फहमी है। और जहाँ तक कारकर्दगी की बात है तो इनसे पूछ लीजिए, तो 2013 में भी जब हमने हुकूमत संभाली थी तो उन्हीं के ही इनहेरिटेड जो हमारे खसारे थे, 12-13% से ज़्यादा महंगाई थी, लोड शेडिंग थी 18-20 घंटे और दहशत गर्दी थी और मुल्क डिफ़ॉल्ट के नहज पे था। तो इसलिए एक वजह ये है कि जी आज भी कह रहे हैं कि हमने थर को आबाद कर दिए, रेगिस्तान को आबाद कर दिए। मैं आपको हकीकत बताता हूँ जी, आज भी अगर आप मेरे ज़िला जेलम में आए तो अगर आप किसी शख्स से जो इलेक्शंस में लड़ने का शौक़ रखता है, वो आज भी आज़ाद लड़ना प्रेफर करेगा पीपल्स पार्टी के टिकट लेने से जी। तो देखिए बात यह है कि अगर ये इन बातों पे हम आएँ तो फिर बातें बहुत होती हैं करने को। हमारी उम्मीद थी कि जिस मैच्योरिटी के साथ एक इत्तेहादी हुकूमत चली है और उससे पहले उसी इत्तेहाद ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सेसफुली किया, उसी मैच्योरिटी के साथ इलेक्शंस के अमल में भी रहा जाएगा, ताकि इलेक्शंस के बाद इर्रिस्पेक्टिव कि कौन सी जमात नेशनल असम्बली की आयल के राइट साइड पे है या लेफ़्ट साइड पे है, कौमी मसाइल पे बात होगी और इस तरह की डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स नहीं होगी। मगर बदकिस्मती से फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल पीपल्स पार्टी ने यह फ़ैसला कर लिया है पिछले 1.5-2 माह से। तो इसलिए देखिए हम भी यहाँ पे आते हैं, आवाम के सामने अपना मुकदमा पेश करते हैं, तो फिर हमें भी ये जवाब देने पड़ते हैं। तो कोई गिला नहीं है ना। नहीं देखिए नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना, पहले इनको कहें कि इनके जो क़यादत में बाप और बेटा हैं ये आपस में नोट्स जोड़ लें, क्योंकि मैं तो एक ऐसे शो में भी एक दफ़ा बैठा था कि इनकी काफ़ी रिस्पेक्टेड एक जो पार्टिसिपेंट थी पीपल्स पार्टी की, इनकी मीडिया फेस है, उनको ये कहने पे मजबूर होगी जी कि देखिए ये जरदारी साहब की ज़ाती राय हो सकती है, ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नहीं है। तो देखिए अपने घर में पहले ये देखें, इससे पहले कि इस तरह की बात करें। बुनियादी तौर पे
बात वो करनी चाहिए जो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। वो आवाम के सामने जब भी आते हैं तो वो आवाम के मसाइल की बात करते हैं और अब आगे की और पिछली जो सोल्यूशंस थी उनकी बात करते हैं, जो रोकी गई 2017 के एक्सपेरिमेंट से आगे आवाम के मसाइल को किस तरह एड्रेस करना है उसकी बात मैं चाहूँगा कि इस पे खोड़ो साहब, क्योंकि बराह रास्त आप पीपल्स पार्टी की बात करें तो रिस्पॉन्ड करें। इससे पहले कि मतर के पास जाऊँ तो खोड़ो साहब वो कहते हैं परफॉर्मेंस शीट रखे लोगों के सामने कि आपने किया क्या है, हम पे तनकीद करके लोगों से वोट ना मांगे। हम अपनी बात करेंगे, हम अपनी जमहूरियत के लिए कुर्बानियों की बात करेंगे, हम अपने सिंध में जो कुछ हमने किया है उसकी बुनियाद पे बात करेंगे। ठीक है, आपने भी बहुत सी चीज़ें ऐसी कही थी कि हमारा दिल दुखा हुआ है, हमारा भी दिल दुखा हुआ है। जब आपने कालाबाग डैम का जिक्र किया था, वो मैंने नहीं किया था, नवाज शरीफ साहब ने किया था। हम इन सारी चीज़ों को दरगुजर करके इत्तेहादी हुकूमत तक भी पहुँचे। हमने ये लीड किया था नो कॉन्फिडेंस मोशन इमरान खान के ख़िलाफ़। आप फिर हमारे साथ हो लिए, लेकिन बिलावल साहब को ये भी तो कहें ना कि वो खुद चल के गए थे शहबाज शरीफ साहब के पास कि वो बड़ा ग्रुप है, वही कोई ना कोई कैंडिडेट दें, और हमने उस कैंडिडेट के साथ काम किया। लेकिन ज़रूरी है कि हम सिर्फ वही बात करें जो करें। तो हमारा अपना मंशूर हो सकता है, हमारा अपने लोगों को अप्रोच करने का तरीका हो सकता है, हमने अपनी पुरानी बातें भी दोहरानी है, जैसे नवाज शरीफ साहब दोहराते हैं कि हमने ये किया लेकिन ये करने नहीं दिया, हमने ये कंप्लीट किया, ये इनकम्प्लीट रह गया। अगर उनको ये हक है कहने का तो हमें हकीकत क्यों नहीं है? हमने क्यों नहीं कहना है कि जी देखें यहाँ जमहूरियत की बात है, जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम, हर एक को अपनी बात करने का हक होता है, कोई किसी के अलायंस में नहीं है। पीडीएम अपनी जगह पे थी, लेकिन हम पीडीएम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन हमने फिर भी डिसिप्लिन का ख्याल रखकर हमने मेजॉरिटी के साथ अपना किरदार मुल्क में भी अदा किया और बैनुल-अक़वामी तौर पर भी अदा किया। उसी वज़ीर ख़ारजा ने, जिसका नाम बिलावल भुट्टो ज़रदारी है, उसने अपना नाम कमाया पाकिस्तान के लिए। अगर उसने, आप बात कर रहे हो जनाब कि जी हमने इस IMF से डील किया, तो उसमें बिलावल साहब का भी किरदार है, ये नहीं है कि नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा अतर इनफैक्ट बतौर जर्नलिस्ट आप दुनिया भर में जितने इलेक्शंस होते हैं देखते हैं कि वहाँ पे कैसे पॉलिटिकल कैंपेन की जाती है, जिस तरह हमारे यहाँ चीज़ें हो रही हैं, आपको लगता है कि यही दुनिया भर में ऐसा होता है? ये पाकिस्तान इज़ अ डिफरेंट एग्जांपल कि जहाँ पे लोगों के किरदार अफराद को डिस्कस ज़्यादा किया जाता है, बट पार्टी मंशूर को जनाब आली बहस नहीं लिया जाता। सर जनाब आली, इलेक्शन कमीशन के पास इस वक्त 180 जमातें रजिस्टर्ड है। आप कितना इत्तेहाद करेंगे? आप कितने इलेक्शन इत्तेहाद? लेकिन मैं जो दूसरा सवाल करूँ अतर आप ही से है, अतर ये इनफैक्ट अफराद को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है या पार्टी मंशूर प्रोग्राम्स इश्यूज को हाईलाइट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? होता तो देखिए, जहां तक दुनिया भर का ताल्लुक है, देखिए सियासत में होता है, एक दूसरे पे इल्जाम भी लगते हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में भी हम देखते हैं कि सम टाइम रवैया बड़ा सख्त हो जाता है, लेकिन फिर जो मंशूर होता है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। पॉलिसीज जो होती हैं, क्या पॉलिसी होगी, एजुकेशन के हवाले से क्या होगी, फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, ये वो सारी चीजें हैं जिनको सामने रख के लोग वोट देते हैं। पाकिस्तान का इशू ये है कि यहाँ पे शख्सियात जो हैं वो मंशूर छोड़े, वो तो आइन पे भी हावी आ जाती हैं, वो अपनी मर्जी से चीजें करती हैं। जहां पे कोई जिस जगह पे जो बैठा होता है वो समझता है कि मेरी मर्जी के मुताबिक चीजें होंगी। आप कौमी असेंबली में देख लें, आप पिछली हुकूमत में देख लें, आप उससे पिछली इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर देख लें, तो यहाँ पे शख्सियात तो हमेशा से सियासत के ऊपर हावी रही हैं और इसी वजह से फिर शख्सियात डिस्कस भी होती हैं। लेकिन जो चीज थोड़ी सी मिसिंग है वो ये है कि क्या ये सारी डिस्कशन, ये सारी चीज आवाम के लिए होती है? यहाँ पे आवाम को एंगेज रखना और आवाम के लिए ये उम्मीद रखना या दिलाना आवाम को कि भाई ये सब कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं, ये किसी भी जमहूरी अमल के लिए बहुत जरूरी है। तो ये अगर आवाम की बिल्कुल इससे उम्मीद खत्म हो जाएगी और दोबारा हम उसी सियासत में आ जाएंगे कि जनाब एक दूसरे से इंतकाम लेना है, तो ये कतन किसी भी जमहूरी जमात के लिए बेहतर नहीं है, ना ही हमारे जमहूरी निजाम के लिए बेहतर है। इन सब में अच्छाइयां भी हैं, खामियां भी हैं, लेकिन इनको देखना पड़ेगा कि हमने अपनी सियासत को किस हद तक लेके जाना है। सही पॉइंट टेकन। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इलेक्शन को इल्तवा में डालने से मुताल्लिक कुछ पिटीशंस भी आ रही हैं, कितनी अहम है, कितनी परेशान कुन है, डिस्कस करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। बयालकानी साहब, इनफैक्ट कोई अब 17 दरख्वास्तें आ चुकी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और तमाम का जो मतन है वो एक ही है, गोया कि मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ठीक नहीं है, लिहाजा इलेक्शन को इल्तवा में डाला जाए। सर फिर वही दोबारा बात मैं करूँगा कि इससे पहले 2 सूबों में भी जब इलेक्शन में मुसल्लह अफवाज की खिदमात मांगी गई थी तो बताया ये गया था कि दहशत गर्दी की एक नई लहर है, लिहाजा ऐसा मुमकिन नहीं है। तो अब भी सर वजूहात तो वही बयान की जा रही हैं, क्या कहेंगे, कितनी परेशान कुन है ये पिटीशंस? जी देखिए, मेरा ख्याल है कोई भी सियासी और जमहूरी जमात ये नहीं चाहती कि इलेक्शंस किसी भी इल्तवा का शिकार हों। तो हम भी देखिए, हमें तो अभी तक बतौर सियासी जमात ना ये हमारा फ़ैसला है, ना ही हमारी ये डिसीजन है, और ना ही हमारा काम है कि हम लोग इलेक्शन की तारीख का तयन करें। इलेक्शन की तारीख का तयन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया है। 8 फरवरी उसकी तारीख़ है। अभी हल्का बंदियाँ भी फ़ाइनल हुई हैं, उसके ऊपर हमारी जमात के भी दीगर लोगों के दीगर इलाकों में शदीद एतराज़ात हैं। हमने अपनी जहाँ पे जो एक फोरम अवेलेबल था इलेक्शन कमीशन का प्रीलिमिनरी डिलिमिटेशंस के बाद, उस पर हमने अपने एतराज़ात भी जमा कराए थे, और अब भी फाइनल डिलिमिटेशन के बाद जो लीगल रिकोर्स अवेलेबल है, जिसमें हाई कोर्ट्स में अपील्स होती हैं, वहाँ पे जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ पे वो यूज़ की जा रही हैं वो ऑप्शंस। मगर साथ ही साथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आइंदा दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन अपना स्केड्यूल अनाउंस कर देगा। आपने पटिशन्स का जिक्र किया है जी, लेट्स सी कि वो मेरे इल्म में उनकी जो तफसीलात हैं वो नहीं हैं, मगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शंस में कोई अनड्यू डिले ना आए, क्योंकि हम भी एक सियासी और जमहूरी जमात हैं। हम इलेक्शंस लड़ती हैं, हम जमातें इलेक्शंस लड़ती हैं। हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पिछली 3 दिहाइयों से जायद की सबसे कामयाब 3 दिहाइयों तो कोई शक नहीं सर, सारी जमातें तैयार इलेक्शन के लिए, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन इन वजूहात को दुरुस्त मान लेता है तो आपको लगता है कि फिर सियासी जमातें भी इलेक्शन कमीशन के फैसले के साथ जाएंगी? जी देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा मफरूज़ों पे मबनी है बात। अब अगर कोई ऐसी हमारे सामने आ जाए कि कोई पटिशन है, हमारे सामने कोई इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स या इसके ऊपर डिसीजन आए, तो तभी इसके ऊपर बेहतर कमेंट किया जा सकेगा। मगर बुनियादी जो बात है, जो प्रिंसिपल है, वो ये है कि कोई भी इलेक्शंस में डिले नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि इलेक्शंस ऑन टाइम भी हों, मगर फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट भी हों, और साथ ही साथ हम ये भी ज़रूर चाहते हैं कि मैक्सिमम वोटर पार्टिसिपेशन हो। जितनी ज़्यादा वोटर पार्टिसिपेशन होगी उतना ही अवामी राय की वो अक्कासी करेगी इलेक्शंस के जो नताइज होंगे। तो देखिए, इंशाल्लाह हम तो जी अपनी तैयारियों में जारी है हमारी तैयारियां, और हम इंशाल्लाह उम्मीद कर रहे हैं कि 8 तारीख को इलेक्शन होगा, और 8 तारीख के ही हिसाब से हम अपनी इलेक्शंस की तैयारियां कर रहे हैं, चाहे वो कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ हों, चाहे वो हमारी कैंपेन की प्लानिंग हो। हम अभी उसी डेट के मुताबिक काम कर रहे हैं जी। मुनासिब खोड़ो साहब, इनफैक्ट मौलाना फजल रहमान तो इससे पहले भी कहते रहे मईशत ज़्यादा अहम है, फिर सर्दियों का मौसम होगा, अब पिटीशंस आ गई हैं। साथ में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा साहब ने आज स्टेटमेंट दी है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इस कदर ख़तरनाक है कि सियासी जमातें पॉलिटिकल कैंपेन नहीं कर पाएंगी। तो सर ऐसे में अगर फिर इस मामले पे इलेक्शन कमीशन को इस तरह का फ़ैसला देता है तो क्या कहेंगे सर, सियासी जमातें मानेंगी इस फैसले को, या आप डिटरमेंट है कि नहीं 8 फरवरी को इलेक्शन हर सूरत में ही होने चाहिए? फिर मैं कहूँगा कि निगरान हुकूमत अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से निभा नहीं रही। उनका सिर्फ ये काम था कि इलेक्शन के लिए सपोर्टिंग हुकूमत हो, अमन अमान के लिए तदारक करे, लोगों को उस तरफ जिम्मेदारी दे के अमन अमान कंट्रोल में रहे, फंड दे, टाइम से दे। अगर ये सारा कुछ निगरान हुकूमत नहीं कर रही तो फिर इलेक्शन कमीशन अपनी जगह पे निगरान हुकूमत को भी निशाना बनना पड़ेगा कि उन्होंने इस तरह से क्यों कर रहे हो रूगर्दानी। अब ये गवर्नर साहब किसने मुकर्रर किए हैं? सदर साहब ने, और सदर साहब अपना टर्म पूरा करके बैठे हुए हैं। ये चीफ मिनिस्टर और ये सारे जो कुछ हैं वो किस तरह से अपॉइंट हुए हैं जी? वज़ीर आज़म और उनकी काबीना और ये सारी चीज़ें एक हिस्सेदार हैं। तो इसका इल्ज़ाम निगरान हुकूमत पर भी आएगा। और तो सर आपके मुशावरत से अपॉइंट हुए थे, लेकिन अतर काज़मी लास्टली आपका भी पॉइंट लूँगा कि कहते ये हैं कि जब शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, गोया कि अमलन मुल्क का इंतज़ाम इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है। तो ऐसे में इस तरह की पिटीशंस का आना जिसमें लॉ एंड ऑर्डर, सर्दियाँ, बर्फ़बारी, दीगर वजूहात बयान की जा रही हैं,
और इसको बुनियाद बना के पहले भी 2 सूबों में इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं हो पाया था, तो सियासी जमातों के लिए इस तरह की पिटीशन कितनी परेशान कुन है? अब देखिए, डिपेंड करता है कि इलेक्शन आप कमीशन मुझसे इसको अगर क्या फैसला करता है। इस पे मोअज़्ज़ज़ अदालत का भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़ेह कहा हुआ है कि ये तारीख है, और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने सदर साहब की मुशावरत से वो तारीख दी थी। तो मुझे तो उसके अंदर कोई ऐसी रुकावट नजर नहीं आ रही, कोई जमीनी हकायक तब्दील नहीं हुए। जिस दिन अदालत के अंदर ये तारीख दी गई थी, उस दिन से आज तक कोई इतनी बड़ी तब्दीली हमें तो जमीन पे नजर नहीं आ रही। उस वक्त भी हालात ऐसे थे, इस वक्त भी हालात ऐसे हैं। अब इसको बुनियाद बना के क्या इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जा सकता है? अगर किया जाएगा तो फिर यकीनन उनको कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी, और मामला दोबारा फिर अदालत में भी जाएगा। तो अब देखते हैं वो क्या फैसला करते हैं। मुनासिब। क्यानी साहब, इनफैक्ट IMF से मुतालिक भी आज खबरें आ रही हैं कि शायद जो 14 दिसंबर तक उन्होंने अपना एजेंडा जारी किया, उसमें कहीं पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। तो सर, कहीं ये, क्योंकि आपकी इकॉनमी का बैकग्राउंड भी है, तो ये किस्त जो अगली है वो मिलने वाली भी है, यही मामलात भी कहीं कहीं इल्तवा में तो नहीं जो जा रहे? जी देखिए, मेरी इतला के मुताबिक तो जी जो फर्स्ट रिव्यू था IMF के साथ इस स्टैंड बाय अरेंजमेंट का, वो तो हमारा कामयाबी से जी क्लियर हो गया था दो हफ्ते कबल जी, 2-2.5 हफ्ते कबल। तो इसके बाद तो ये बोर्ड अप्रूवल जो है वो एक फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ही जो रिव्यू की होती है वो मेन हर्डल होता है। उसमें दीगर जो आपने एग्री किए होते हैं स्टेप्स या एक्शंस, उसके रिव्यू होता है और देखा जाता है कि क्या इतनी प्रोग्रेस की गई है, और फिर दोनों साइड स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करती हैं। तो देखिए, बोर्ड मीटिंग तो एक प्रोसीजरल एक नॉर्म है जिसके नतीजे में अब एक डिस्बर्समेंट होनी चाहिए। तो उम्मीद तो यही है जी कि जितना परेशानी की सूरत हाल नहीं जी, है। नहीं, हाँ जी, एक तरफ करते मेहमानों के शुक्रिया के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।